गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग केमिस्ट्री का जेई नवंबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाला है। उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर वीपी एंड टेम्परेचर टी। ओके, मतलब वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है और वी ऑल नो ये जो ग्राफ है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में बोला है पी क्यू इज अ कर्व फॉर सॉल्वेंट। ओके, तो पी से लेके क्यू तक हम लोगों को पता है कि ये सॉल्वेंट का ही होता है। ओके, सेकंड बोला है एक्स वाई इज अ कर्व ऑफ सॉल्यूशन। एक्स एंड वाई है जो कि सॉल्यूशन का है। ओके, कर्व जो है वो भी राइट है। बट बाद में बोला डेल्टा टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट डेल्टा टी ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नहीं होता। डेल्टा टी किसके लिए होता है? तो वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में भी देखो, पी क्यू इज द कर्व फॉर सॉल्यूशन, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये सॉल्वेंट का है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखो, पी क्यू इज द कर्व फॉर सॉल्वेंट, चलो ये तो राइट है। ओके, इसके बाद एक्स वाई इज द कर्व फॉर सॉल्यूशन। ओके, तो ये भी एक्स वाई है जो कि सॉल्यूशन का कर्व है। डेल्टा टी इज मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, डेल्टा टी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ले तो मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो लास्ट वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, पी क्यू इज द कर्व फॉर सॉल्वेंट। ओके, एक्स वाई इज द कर्व फॉर सॉल्यूशन और डेल्टा टी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 27। देखो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या बोला है। 80 सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mmHg। मतलब प्योर वेप लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है जिसको हम लोग पी नॉट ए भी बोल सकते हैं, जो कि कितना है? तो वो है 520 mmHg। चलो ठीक, इसके बाद बोला है दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, तो पी नॉट बी कितना है? तो वो है 1000 mmHg। चलो ठीक, बोला है कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर सेम है, एंड 1 atm प्रेशर, तो 1 atm याद रखो, टोटल प्रेशर आपको गिवन है 1 atm, और 1 atm प्रेशर जो होता है वो mmHg में कितना होता है? 760 mmHg। ठीक है, तो ये आपका पी टोटल भी मिल गया यहाँ से। तो बोला है द मोल परसेंटेज ऑफ ए इन द लिक्विड मिक्सचर इज, मतलब ए के मोल परसेंटेज फाइंड करना है। वी ऑल नो, अगर आपको मोल चाहिए तो सबसे पहले आप लोग एक्स से फाइंड कर लो, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर से क्या मिलेगा आपको? मोल मिल जाएगा। क्लियर है? एक मात्र फॉर्मूला हमारे पास है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, हमारे पास पी नॉट ए कितना है? 520 है। ओके, एक्स ए हमको पता नहीं है तो वो वैसा का वैसा, प्लस पी नॉट बी कितना है? तो 1000। ओके, mmHg। और एक्स बी की जगह क्या हम लोग 1 माइनस एक्स ए नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते। ओके, थोड़ा और कैलकुलेशन करें, 520 एक्स ए, ओके, प्लस 1000 माइनस 1000 एक्स ए। चलो क्लियर, 1000 एक्स ए में से 520 चला गया है ना, तो कितना बचेगा? तो ये रहा आपके पास, ये 1000 माइनस कितना होगा? 480 एक्स ए। क्लियर है? और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पी टोटल, जो कि हमने लिखा था यहाँ पे 760। ठीक, चलो ये यहाँ से माइनस करो तो 1000 माइनस 760 कितना हो जाएगा? 240 इज इक्वल टू 420 एक्स ए। एक्स ए आपको कितना मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा 240 अपॉन 480, तो आपको मिलेगा 1/2। चलो क्लियर है? और उसी के हमको क्या निकालने हैं? मोल परसेंटेज ही निकालने हैं। एक्स ए वही आपका मोल फ्रैक्शन है, वही आपका क्या हो जाएगा? मोल होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो एक्स ए इज इक्वल टू आपके मोल होंगे जो कि है 1/2, और उसका 100%, इट मीन्स 50%। क्लियर है? तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ओके, चलो तो हम लोग तो नीचे करते हैं। क्लियर है?
एक सेकंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन किधर गया? हाँ, ये रहा। ओके, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 27 में आएगा आपका डी ऑप्शन 50%। क्लियर? चलो इसके बाद देखते हैं 28। 28 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन कैन वी एक्सपेक्ट टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। ओके, तो सेम टेम्परेचर पे आइसोटोनिक कौन सा होगा? तो बस आइसोटोनिक के लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए। ओके, नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो सेम होने चाहिए। तो देखो जो ए ऑप्शन है उसमें एक यूरिया है, एक NaCl है, जो कि आइसोटोनिक नहीं होगा क्योंकि यूरिया का 1 होता है, NaCl का 2 होगा। बी ऑप्शन यूरिया में 1 है, MgCl2 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन देखो NaCl और Na2SO4, इसमें 2 है, Na2SO4 में 3 है, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन डी है जिसके अंदर CaNO3 ट्वाइस, ओके, इसमें भी 3 आयन है। Na2SO4 इसमें भी 3 आयन है, क्योंकि मोलारिटी सेम है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, आइसोटोनिक होंगे। चलो ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ओके चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 29 नंबर में क्या बोला है, तो ध्यान रखो। 29 नंबर में देखो बोला है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। ओके, PbO2 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इट गिव्स Pb2 प्लस 2H2, और उसका एक रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद MnO4 माइनस 8H प्लस, मतलब Mn4 माइनस में से Mn2 प्लस बन रहा है, इसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्लियर है? चलो तो मैं शॉर्ट में फटाफट लिख लेता हूँ कि एक जो आपको गिवन है PbO2 में से क्या बन रहा है, तो वो बन रहा है Pb2 प्लस, और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0, जो कि है 1.455 वोल्ट। ठीक, फर्स्ट। सेकंड में क्या है, तो सेकंड में है आपका MnO4 माइनस में से क्या बन रहा है, Mn2 प्लस। ठीक, और उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो E0 इज इक्वल टू 151 वोल्ट। क्लियर? तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है उसमें है Ce+4 में से बन रहा है Ce+3। क्लियर? और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0 इज इक्वल टू 1.61 वोल्ट। क्लियर? और लास्ट 4 रिएक्शन है वो है H2O2 में से क्या बन रहा है, 2H2O, जो कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो वो है 1.71 वोल्ट। देखो अगर हम लोग रिएक्शन में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे रिएक्शन कुछ कुछ आ रही है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग ये दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, पहले वाले इसके लिए अगर चेक करें तो Ce+4 जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, 1.61, जो कि ग्रेटर देन PbO2। PbO2 से कैसा है, ज़्यादा है। ओके, मतलब PbO2 का कितना है, 1.455 वोल्ट। चलो मतलब ये ज़्यादा है। ओके, सेकंड हम लोग चेक करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस, ओके, इज ऑल्सो ग्रेटर देन PbO2, इसका भी PbO2 से ज़्यादा है। ओके, थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो H2O2, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू PbO2। ठीक, तो जो कि MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में क्या कर रहा है, ओके, ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना। हम लोगों को क्या पूछा है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, तो देखो बोला है Ce+4 विल ऑक्सीडाइज Pb2 प्लस टू PbO2। हाँ, तो ये तो ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। सेकेंड, MnO4 माइनस विल ऑक्सीडाइज Pb2 प्लस टू PbO2। हाँ, क्योंकि MnO4 माइनस है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये भी करेक्ट है। H2O2 विल ऑक्सीडाइज Mn2 प्लस टू MnO4 माइनस। हाँ, क्योंकि H2O2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। एकमात्र ऑप्शन डी है जो कि इनकरेक्ट होगा, क्योंकि PbO2 में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू MnO4 माइनस।
जिसके कारण क्या हो रहा है, PbO2 है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता Mn2+2 MnO4 माइनस। ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर में क्या बोला है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मोनोबेसिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 348 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है, मतलब आपको डेल्टा नॉट एम, ओके थोड़ी मैं जगह बना लेता हूँ, ओके ये थोड़ा निकाल दूँ फिर कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा सा मीडियम इरेजर यूज कर लेते हैं, ओके आगे भी रीड करते रहते हैं। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ एसिड, ओके एसिड की जो रेजिस्टिविटी है वो कितना है, 50 ग्राम ऑफ एसिड, उसका मोलिकुलर वेट भी आपको गिवन है जो कि कितना है 49 इन 1 लीटर इज 18.5 इज 18.5 ओहम सेंटीमीटर इनवर्स। चलो ठीक बोला है व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। अच्छा अल्फा का फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा का फॉर्मूला लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा नॉट एम। ठीक, आपके पास क्या होना चाहिए, तो देखो आपको क्या गिवन है, तो आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मोनोबेसिक एसिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 348, मतलब आपको लेमड़ा नॉट एम तो गिवन है 348। चलो ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, लेमड़ा नॉट एम। ओके, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला है लेमड़ा नॉट एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक, चलो आपके पास 15 ग्राम ऑफ एसिड है, उसका मोलिकुलर मास भी है और 1 लीटर में आपको कैलकुलेट करना है, तो मोलारिटी मिल सकती है। मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना है 15 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास और 1 लीटर में, तो उसका जो आंसर आएगा ओके वो पुट करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, कप्पा। ओके, कप्पा के लिए आप लोग कैसे निकालोगे, तो कप्पा आपको मिलेगा 1/रो। ठीक है, तो के इज इक्वल टू जो कि आपको गिवन है 18.5, 1/18.5। ठीक, चलो तो बस यही वैल्यू हम लोगों को इस वाले फॉर्मूला में पुट करनी है। तो लेमड़ा एम इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा की जगह क्या लिखे 1/18.5। ओके, फॉर्मूला में ऊपर क्या है 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, मोलारिटी की जगह क्या लिखना है, ओके तो 15 और ऊपर क्या चला जाएगा 49। जब आप इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा लेमड़ा नॉट सॉरी लेमड़ा एम जो है 176.57। ठीक, तो चलो आपको लेमड़ा एम भी मिल गया, लेमड़ा नॉट एम तो आपके पास था ही। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा नॉट एम। लेमड़ा एम आपके पास आ गया 176.57, ओके जो कि आपको किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लेमड़ा नॉट एम कितना है 348। ठीक, तो आपका ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो होगा 50.7%, जो कि हम उसको नियरली कितना लिखेंगे 50%। ठीक, तो डी इज योर करेक्ट आंसर, तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो ठीक, चलो इसके बाद चलते हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन में। 37 में क्या बोला है, तो देखो 31 में क्या बोला है, इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन है सच एज A+B गिव्स Q। ओके, और Q से कहाँ जा रहा है, C में जा रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज सोन बिलो। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम है। व्हाट इज EA फॉर द रिएक्शन Q to C, मतलब ये रहा आपका Q और ये रहा आपका C, क्योंकि C नीचे भी आ रहा है लेकिन हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और वो भी कहाँ से Q to C, तो C पहले कहाँ पे टच हो रहा था वो, और Q कहाँ से है वो, हमको यही 2 पॉइंट लेने हैं, ध्यान रखना। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, तो देखो एक तो आपके पास रिएक्शन है A+B गिव्स Q, रेडी, और Q से आपको कहाँ जाना है, C में जाना है। हमको डेल्टा एच का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ओके माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
ओके, रिएक्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ओके, क्योंकि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ओके, Q टू C जा रहे हैं, तो C में कितना है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट 23 माइनस, और यहाँ पर Q कितना है, 20 है, जो कि आपका आएगा 3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, वही आपका क्या बनेगा, EA बनेगा। ठीक है, तो आपका A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 3 किलो कैलोरी पर मोल। चलो ठीक, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 32 में क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ NO2 एंड O3 गैस इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 गैस एंड O3 गैस। ओके, ये आपके पास एक रिएक्शन है, लिख लेते हैं। 2NO2 गैस प्लस O3 के साथ रिएक्ट करके आप क्या बना रहा है, N2O5 प्लस O2 गैस रिएक्शन। ओके, बोला है द रिएक्शन कैन टेक प्लेस बाय द मैकेनिज्म, एक दो, ओके, दो आपके पास मैकेनिज्म है। आपको सिलेक्ट पॉसिबल मैकेनिज्म, आपको पॉसिबल मैकेनिज्म चेक करना है कौन सा बनेगा। तो देखो, फर्स्ट जो मैकेनिज्म है उसमें क्या बोला है कि NO2 है, वो O3 के साथ स्लो रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, NO3 प्लस O2। वापस NO3 जो है वो रिएक्शन करेगा NO2 के साथ और क्या बनाएगा, N2O5। चलो ठीक, ओके, तो ये एक स्टेप तो समझ में आ गया। सेकंड क्या बोला है, O3 जो कि पहले O2 में कट होगा, फिर एक रिएक्टिव ऑक्सीजन देगा, वो वापस NO2 के साथ स्लो रिएक्शन करके NO3 बनाएगा, फिर NO3 NO2 के फास्ट रिएक्शन करके N2O5। मतलब ये बहुत हिपचिक, मतलब बहुत ही कठिन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है, और जो फर्स्ट स्टेप है वही आपका मैकेनिज्म होगा इस ऊपर वाली रिएक्शन के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर जो पॉसिबल मैकेनिज्म है वो सिर्फ फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो, और करेगा भी तो भी ये ऑक्सीजन और जुड़ के कुछ नई प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है, तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं 37। चलो 37 एक सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी 33, सॉरी 33, हर बार 37 ही क्यों हो जाता है पता नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, चलो हमको इनकरेक्ट फाइंड करना है। क्लियर, चलो फर्स्ट ऑप्शन रीड करता, zirconium and hafnium have identical radii 160 pm and 159 pm respectively as consecutions of lengthenoid contractions। हाँ, तो zirconium और hafnium का आइडेंटिकल रेडियाई इतनी होती है, तो ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, सेकंड बोला lengthenoid रिवेल्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, +3 भी दिखाता है, साथ में कभी कभी +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। क्लियर है, तो ये थोड़ा आधा सही है +3 वाला, तो उसको इनकरेक्ट में नहीं लेंगे हम लोग। द लैंथेनॉइड आयन अदर देन द F0 टाइप एंड F14 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ये भी राइट है, क्योंकि 0 से 14 तक ही जाएगा और पैरामैग्नेटिक ही होगा सारे के सारे। ठीक, डी जो है उसमें क्या बोला है, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनाइड टू लुटेशियम इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम लोग हफनियम से मानते हैं, हफनियम से लेके Hg तक। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा डी वाला। ओके, तो डी इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं 34 में। 34 में क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक, चलो सबसे पहले तो हम लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट IP3 की लिखते हैं। ओके, एक तो हो गया टिटेनियम, एक है वेनेडियम, एक है आपके पास क्रोमियम, और एक है आपके पास मैंगनीज। टिटेनियम जो है उसकी IP3 क्या होगी, तो IP3 जब चेक करेंगे तब होगा उसका 3D2। ठीक है, वेनेडियम में कितना होगा, तो वो होगा 3D3 होगा। क्रोमियम में कितना होगा, तो वो होगा 3D4। ओके, और मैंगनीज में कितना होगा, तो वो होगा 3D5। ठीक, और हम लोगों को पता है जब हम लोग टिटेनियम से मैंगनीज तक जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। क्लियर है, टिटेनियम से मैंगनीज जब IP3 में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण Mn में सबसे ज़्यादा होगा।
ओके, तो मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ। Mn जो है उसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद कौन आएगा, क्रोमियम आएगा, फिर आएगा वेनेडियम और फिर आएगा टिटेनियम। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिखा रहा है, चेक कर लो। तो Mn में सबसे ज़्यादा ये ए वाला। ओके, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं 35 में। 35 में क्या बोला है, तो बोला है एक एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ओके, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो रीड करते हैं। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possess both सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। हाँ, तो मेटल कार्बोनिल जो होता है, मेटल टू सी ओ, है ना, तो उसमें हमको सिग्मा बॉन्ड भी देखने को मिलता है, पाई बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो करेक्ट है, मतलब आपका असर्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, रीजन भी देख लेते हैं। रीजन में क्या बोला है, द लिगेंड टू मेटल बॉन्ड इज, ओके, ए बॉन्ड, ए का मतलब होता है यहाँ पर पाई बॉन्ड, क्लियर है। और बोला है मेटल टू लिगेंड बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, बस यही गलत है, क्योंकि हम लोगों ने चेक किया है जब हम लोग मेटल से कार्बन जाते हैं तो वो बनता है पाई बॉन्ड, और कार्बन से हम लोग मेटल आते हैं तो वो बनता है सिग्मा। वापस बोलता हूँ, अगर मेटल टू लिगेंड, कार्बन का मतलब यहाँ पर क्या है, लिगेंड। ओके, ये है आपका लिगेंड। तो मेटल टू लिगेंड जाओगे तो आपका क्या बनना चाहिए, पाई बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, सिग्मा बॉन्ड। तो आपका रीजन गलत है, लेकिन एसर्शन कैसा है, राइट है। तो ऐसा कौन सा है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए इज करेक्ट बट रीजन जो है आर इज नॉट करेक्ट। चलो कंप्लीट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद चलते हैं 36 नंबर का। 36 में क्या बोला है, इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ऑफ मेटल कार्बोनिल। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। ओके, मेटल कार्बोनिल CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन ऑर्डर। अच्छा, हमको वही चेक करना है, ओके, कि किसका ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा होगा। चलो, एक हमारे पास कंपाउंड है MnO6 प्लस CrCO6 और एक है VCO6 माइनस। चलो यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं फटाफट। ओके, क्या बोला है, एक है MnCO6 और ऊपर लिखा है प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना हो गया, +1, क्योंकि कार्बोनिल, कार्बन का कितना होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में 0 होता है। ओके, दूसरा एक है Cr, ओके, CO6, तो इसका तो कितना हो जाएगा, 0। और एक है वेनेडियम के साथ CO और 6 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ठीक, तो मतलब इसका स्टेट कितना हो गया, -1। हम लोग पढ़ के आए हैं, ओके, अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होनी है ना, फिर पाई बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होना है, मेटल टू लिगेंड कार्बन पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। चलो मैं लिख लेता हूँ फटाफट। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लूँ ऊपर वाले में, क्लियर। इसके बाद थोड़ा देखते हैं आपको कौन से इसमें स्टेटमेंट याद रखने हैं। ठीक, स्टेटमेंट याद रखोगे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक, चलो देखो, अगर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा हो, क्लियर है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा हो तो मेटल टू कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल टू लिगेंड, क्लियर है, उसमें पाई बॉन्डिंग जो है, पाई बॉन्डिंग वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, इसके बाद लिगेंड टू ऑक्सीजन या कार्बन टू ऑक्सीजन उसको हम लोग बोलते हैं, तो पाई बॉन्डिंग जो होता है वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, और एक है कार्बन टू ऑक्सीजन जिसमें बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्लियर है। तो हमको देखना क्या पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसमें ये सब कुछ ज़्यादा होगा। ओके, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द ऑर्डर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमको क्या देखनी है, इंक्रीज देखनी है, क्लियर है। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड, है ना, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो +1 वाला। ओके, तो +1 वाला
सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो +1 वाला ज़्यादा है नहीं। ओके, सेकेंड में हाँ Mn का +1 होगा, इसका 0 -1। चलो ये आ गया आपका बी ऑप्शन, क्योंकि Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1, क्रोमियम में 0, वेनेडियम का -1, तो -1 0 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बाकी देखो सब में ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो। ओके सिंपल है। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट और भी याद रख सकते हैं, कौन सा वाला, कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलो ठीक। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, 37 में क्या आएगा, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। क्लियर, SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, देखो 37 SN1 हमको पता है, जो SN1 रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, तो वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, एंड वी ऑल नो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड जो भी हो। ओके, तो बस आपको ऐसा एक कंपाउंड फाइंड करना है जिसमें को 3 डिग्री वाला दिखने को मिले। ओके, तो देखो एक तो ये हो गया, निकालोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन दिखाएगा 2 डिग्री वाला। ओके, यहाँ से तो दिखाएगा नहीं, 1 डिग्री है। ओके, यहाँ से साइक्लो कंपाउंड है, ये भी प्लस और ये भी +1। बट यहाँ पर अगर हमको करेक्ट, देखो ये बी है, ये आपका सॉरी ए है, बी है, सी है और ये डी है। क्लियर है, यहाँ पर आपको अगर करेक्ट आंसर चेक करना हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड रेजोनेंस से स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, तो रेजोनेंस किस में देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा वाला रेजोनेंस बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा, CH2+ जो कि कार्बोकेटायन बनाएगा, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्लियर है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, 37 में बी आएगा। चलो ठीक। ओके, इसके बाद देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोला है, CH3 CH2 NH2 उसकी रिएक्शन। ओके, क्लोरोफॉर्म है, KOH है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ओके, और कार्बाइल एमाइन टेस्ट में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। ओके, तो NH2 को निकालो और उसकी जगह NC लगाओ, तो NC एक C ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, तो C इज योर करेक्ट आंसर। चलो पता चल गया, सिंपल है। ओके ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, ध्यान रखना यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। ओके, कई सारे लोग होते हैं वो करेक्ट ऑप्शन चेक करके आ जाता है, पूरा रीड करते नहीं है। ओके, हमको कभी भी जो भी क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं तभी हमको पूरा रीड करना चाहिए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बेंजीन है उसकी रिएक्शन, चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मेरे पास है बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HNO3 और H+ यानी कि H2SO4 के साथ करें तो हम सबको पता है क्या मिलता है, तो मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन NO2। ओके, वापस से आप लोग इसकी रिएक्शन SN और HCl के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो मिलता है NH2 एनिलीन। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। ओके, वापस से आप लोग इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, Br2, तो आपको पैरा में मिलेगा P ब्रोमो एनिलीन, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर क्या है, Br है। चलो ठीक, और ये आपका हो गया R। तो देखो P, Q और R, चलो ऑप्शन देखते हैं। Q इज मोर रिएक्टिव देन P फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्या बोला है, Q इज मोर रिएक्टिव, तो एनिलीन है वो नाइट्रोबेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये तो करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। R इज वाइट प्रेसिपिटेट, R यानी कि आपका है टेरा ब्रोमो एनिलीन, ये यहाँ पे अटैच नहीं है, ध्यान रखना।
पैरा ब्रोमो एनिलीन है जो कि आपका आर है, और उसके वाइट पीपीटी होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के पीपीटीज होते हैं, ध्यान रखना। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आर इज मोर बेसिक देन क्यू, आर इज मोर बेसिक देन क्यू। हाँ, बी आर है, रेजोनेंस स्टेबिलाईज होगा तो ये ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू क्यू। ओके, पी कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पी, पी यानी कि नाइट्रोबेंजीन, और ये कभी भी यूज नहीं होगा फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर? तो ये क्या आएगा? पी मतलब एनिलीन, सॉरी पी का मतलब क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो ये यूज नहीं होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। चलो ठीक, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद चलते हम लोग 40 नंबर के क्वेश्चन में। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? एक रिएक्शन है, फिनॉल है, उसकी रिएक्शन हो रही है CO2 NaOH के साथ H प्लस की प्रेजेंस में, है ना। तो ये आपको पता चल गया होगा, CO2 है ना, NaOH। क्लियर? ये कुछ एसिड वैसिड बनाएगा। क्लियर है? फिर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। ओके, और कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है वो हमको देखना है। चलो यहाँ से हम लोग पहले तो रिएक्शन ही ख़त्म कर लेते हैं पूरा। ओके, और उसके बाद आगे चलते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फिनॉल OH। इसकी रिएक्शन CO2 और NaOH के साथ करूँ, मेरे को पता है कि सिर्फ एक COOH ग्रुप अटैच करना है, यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH। चलो ठीक, फिर उसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करनी है? तो आपका आगे एनहाइड्राइड, जो कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CH3CO ट्वाइस O। क्लियर है? जैसे रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या? सबको पता है कि वो बनेगा आपका एस्पिरिन। क्लियर है? यहाँ पर तो COOH ही रहेगा, और यहाँ पर OCOCH3, और ये है आपका एस्पिरिन। क्लियर है? तो बस प्रोडक्ट में देख लेते हैं, आगे कुछ हो ना। ओके, ध्यान रखते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट इज बी, तो बी वाला कहाँ गया? उन लोगों ने अभी चेक किया था। यहाँ पर COOH वाला नहीं आएगा, CHO नहीं आएगा, OH वाला नहीं आएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा रिएक्शन के हिसाब से। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 में क्या है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड वेरी फास्ट। मतलब कौन सा है अल्कोहल है जो डिहाइड्रेट वेरी फास्ट, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल फास्ट निकल जाएगा। क्लियर है? तो देखो, ऑलवेज याद रखो कि अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हो तो आपको याद रखना है कि जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन is directly proportional to stability of carbocation, stability of carbocation। ओके, तो कार्बोकेटायन कौन सा अच्छा होता है? 3 डिग्री वाला, बी ऑप्शन, बात खत्म। सबसे ज़्यादा कार्बोकेटायन जो अच्छा वाला बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, वो किस में बनेगा? 3 डिग्री में। 3 डिग्री वाला एकमात्र ऑप्शन बी है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्लियर है? अगर उसकी रिएक्शन लिखनी है तो भी हम लोग लिख सकते हैं, कौन सी रिएक्शन बनेगी। ओके, मैं उसको थोड़ा रफ कर दूं। ओके, थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि अच्छे से थोड़ी कैलकुलेशन हो सके। ओके चलो, तो यहाँ पर जो उसकी रिएक्शन बनेगी वो किस टाइप से बनेगी? देखो, चलो बना ही देते। हम लोग लेते हैं सबसे पहले 3 डिग्री, क्योंकि आपका आंसर वही है। ओके, कार्बन के साथ एक CH3 होगा, दूसरा CH3 होगा, तीसरा CH3 होगा, और क्या होगा? OH। इसके जब भी, है ना, डिहाइड्रेट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है? तो बनेगा क्या? बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। चलो ठीक है, ये आपको अल्कीन देगा जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो। चलो क्लियर? और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट भी यही होता है। चलो ठीक,
ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में क्या बोला है, प्रोडक्ट बनानी है। ओके, फिनॉल है, उसकी इस रिएक्शन CaCl3 और NaOH के साथ किया गया है। ओके, और ये हमको पता है कि जब रिएक्शन होता है, ओके, तो हम लोग एक सैलिसाल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सैलिसाल्डिहाइड हम लोग पढ़ के आए हो रिमर्टिमन में, क्लियर है। तो जब भी आप लोग क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको कोई एक जगह CHO ग्रुप अटैच करना है, वो भी ऑर्थो में। ओके, अगर इसका रिएक्शन लिखना जाए तो ऐसा हो सकता है, ये हो गया आपका फिनॉल OH, इसकी रिएक्शन CHCl3, ये NCERT का ही है। ओके, आपको ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप अटैच करना है, बस पूरी रिएक्शन यही होती है शॉर्ट में, क्लियर है। बीच में वो मिलता है ONA वाला, है ना, ऊपर ONA अटैच होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ पे CHCl2 अटैच होगा, क्लियर है। फिर वापस से आप लोग H+ की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, फिर ये बनेगा। आपको सीधा याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म अगर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप अटैच करना है, क्लियर है। तो A इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं 43 नंबर। ओके, 43 में क्या बोला है, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलो इसके लिए भी थोड़ा जगह बना लेते हैं। ओके, जगह बनाने के बाद हम लोग उसका रिएक्शन लिखेंगे, ठीक। चलो फिर ओके, देखो सबसे पहले तो आपके पास है C6H5NH2, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है। जैसे आप HNO2 ऐड करोगे तो आपको बनेगा जो कि आपका प्रोडक्ट होगा, सॉरी बेंजीन रिंग ही लिख लेता हूँ, N2+Cl-, ठीक। जैसे आप लोग H3O+ ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या देगा, फिनॉल दे देगा। ओके, OH अटैच होगा, और उसकी रिएक्शन आप लोग जिंक डस्ट Zn डस्ट के साथ करोगे तो सिंपल क्या बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन है ना, बेंजीन रिंग ही बनेगी, ठीक। और इसकी रिएक्शन जब आप लोग CH3Cl के साथ करोगे तो ये बनेगा आपका CH3, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, अल्काइलेशन प्रोडक्ट है, क्लियर, रिएक्शन है तो AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक। तो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, टोल्यूइन। तो फाइंड कर लो टोल्यूइन आपको कहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा 43 में। ओके, इसके बाद चेक करते हैं 44, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनिजारोज रिएक्शन। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर आपके पास जो भी कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जो भी मेन ग्रुप होगा, जैसे कि CHO है, ओके, इसके बाजू वाले कार्बन पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, तो ये वाला नहीं देगा कैनिजारो रिएक्शन। बाकी देखो ये देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, क्योंकि इन सबके जो ग्रुप अटैच है, इसके बाजू वाले कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्लियर है। देखो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सीधा कार्बन है, यहाँ पर भी सिर्फ एक हाइड्रोजन है, कार्बन है ही नहीं। तो A, B और D है, वो जो है वो सारे के सारे कैनिसारो रिएक्शन देंगे। C एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसके कारण ये कैनिसारो रिएक्शन नहीं देगा। चलो क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 में क्या बोला है, चले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। ओके, 45 में मेजर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। चलो देखो, रिएक्शन में ऐसा है कि एक थैलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन हम लोगों को NH3 के साथ करना है और स्ट्रॉन्ग हीट भी करना है, ठीक। हम सबको पता है जब हम लोग थैलिक एसिड की रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ NH3 के साथ करते हैं तब हमको थैलेमाइड मिलता है। ओके, ये है आपका A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक। चलो उसकी रिएक्शन भी कुछ ऐसी है। ओके, ये बेंजीन, ये COOH, ओके, थैलिक एसिड,
दो दो थैलिक एसिड है तो 2NH3 ऐड करो और आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसी बनेगी। ओके, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O होगा, फिर डबल बॉन्ड O होगा और N और H, ये थैलेमाइड बनता है। अरे सबको पता है NCERT की डायरेक्ट रिएक्शन है, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। बाकी ये बीच वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अरे ये COOH वैसा का वैसा नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, NH2NH2 ऐड कभी नहीं होगा। क्लियर है, थैलेमाइड बनेगा, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन इज नॉट फॉर्मेड बाय ग्रेबियल थैलेमाइड। मतलब जो चार ऑप्शन गिवन है वो जो क्या हम लोग ग्रेबियल थैलेमाइड से बना सकते हैं, ऐसा बोला है। जो चार ऑप्शन है आपके पास, क्या उसको हम लोग ग्रेबियल थैलेमाइड से बना सकते हैं। हम लोगों को पता है ग्रेबियल थैलेमाइड का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है RNH2, मतलब एलिफेटिक एमाइन बनाता है। यहाँ पर एक भी एलिफेटिक एमाइन नहीं है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑल। ओके, डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 46। चलो ठीक, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में चला जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 46 में आएगा आपका डी, क्योंकि उसमें होता है एलिफेटिक एमाइन बनता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओके, चलो इसके बाद चले 47 में। 47 में क्या बोला है, तो 47 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कार्बाइल एमाइन टेस्ट कौन देता है, तो या तो वो देगा ये वाला NH2, ठीक है, या तो फिर सिंपल RNH2 या CH3NH2 सिंपल। ना तो वो 2 डिग्री वाला देता है, ना ही 3 डिग्री वाला देता है, ओनली 1 डिग्री एमाइन। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। बाकी देखो ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये सब कुछ नहीं देगा। क्लियर है, सिर्फ 1 डिग्री है वही देगा, 1 डिग्री एमाइन। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट, तो ओनली एनिलीन। क्लियर, एलिनिन ही ऐसा है जो वो बनाएगा आपका कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ठीक, चलो 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सॉल्व भी करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले NH2 है, चलो एनिलीन लिख लेते हैं। क्लियर, ये आपका आ गया NH2। इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, जैसे आप लोग ये ऐड करोगे तो एसिटेनिलाइड बनेगा, ध्यान रखना, जो होता है NH C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक, जैसे इसकी रिएक्शन आप लोग HNO3 के साथ करोगे तो ये यहाँ पर पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि एसिटेनिलाइड है, उसका जो कंपाउंड है विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। क्लियर है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट हम लोग पहले एसिटेनिलाइड बनाते हैं, वो भी वाइट कलर का कंपाउंड होता है, ध्यान रखना। और जब भी आप लोग HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो स्टेबल कंपाउंड पैरा पोजीशन में NO2 अटैच होगा, और फिर आप लोग लास्ट में क्या ऐड करते हो, H2O। H2O के कारण यहाँ पर जो ग्रुप है एसिटेनिलाइड में NH C डबल बॉन्ड O CH3, वो निकल के क्या अटैच होगा, NH2। क्लियर है, बस यहाँ पर आएगा NH2 और यहाँ पर है आपका NO2। बस ऐसा कौन सा आंसर है चेक कर लो। ओके, तो यहाँ पर भी नहीं है, ओके यहाँ पर आधा है, मेटा में नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन है आपका बी जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो 48 में क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो अब दो ही क्वेश्चन रह गए, 49 और 50, जो कि ईजी है। ओके, बायोमोलिक्यूल्स में से आए हैं। बोला है DNA फिंगरप्रिंट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। ओके, DNA फिंगरप्रिंट्स किस में यूज़ नहीं होता या किस लिए यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, तो देखो डिटरमाइनिंग पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो मतलब ये तो हम लोग चेक करते ही है, DNA उसके लिए तो यूज़ ही होता है। ओके, तो ये आपका कैन यूज़। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द DNA ऑफ द पेरेंट और चिल्ड्रन। ओके, तो ये भी आपका, इसको भी हम लोग DNA यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो हाँ
साइंटिस्ट लोग उसका भी यूज़ करते हैं डीएनए का, ओके। बट क्योर ऑफ कैंसर बाय प्रिवेंटिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं, हम लोग कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर सकते बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो मतलब ये फिंगरप्रिंट में इसका यूज़ नहीं होता ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक। और उसके बाद बोला है स्कर्वी, स्कर्वी इज कॉजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ओके। आपको लेमन ज़्यादा खाना चाहिए वरना आपके दांत में से भी ब्लड निकल सकता है ना वो जो एडवर्टाइज आती है ना कि दांतों में बहुत प्रॉब्लम है या खून निकल रहा है, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। अगर आपके दांतों में पेन हो रहा है तो आप है ना लेमन खाया करो, जिसके कारण स्क्रवी का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो क्लियर है। तो बस ये हो गए आपके टोटल 26 से लेके 50 क्वेश्चंस, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जो कि दिसंबर का मेगा टेस्ट होगा। थैंक यू सबको, जय श्री कृष्ण।